बहुत कम लोग किताब पढ़ते हैं, तो आप मेहरबानी करके किताब पढ़िए, माँ के लिए पढ़िए ये किताब। तो इस किताब में कलाम साहब ने बताया है कि ये जो गाइडेंस है, जो गाइडिंग सोल, ये जो सवाल आता है इस किताब का नाम गाइडिंग सोल क्यों रखा हुआ है, तो उन्होंने कहा है कि जिस दिन से आंख खुली है और जिस दिन तक आंख बंद होंगी, गाइडेंस तो अवेलेबल है। जिस परमात्मा ने यहां भेजा है, गाइडेंस तो हर क्षण अवेलेबल है। अब आंख बंद करके बैठोगे, कान मूंद के बैठोगे, तो फिर गाइडेंस कहां से मिलने वाली है? तो अब सवाल आता है कि वो गाइडेंस मुझे कैसे मिलेगा? तो मुझे अपने मन के शोर को बंद करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा व्हाट्सएप वगैरह को बंद करना पड़ेगा, मुझे ये जो लाफ्टिंग शो आता रहता है इसको थोड़ा बंद करना पड़ेगा, जो मीडिया के ऊपर प्रचार होता रहता है कि हिंदुस्तान के अंदर बड़ी अराजकता फैली हुई है, लोग बाग जाना चाहते हैं बाहर, बड़ा असुरक्षित देश है, तो इन सबसे थोड़ा बचना पड़ेगा। कुछ भी नहीं है, बहुत सुरक्षित है। उसके बाद जब आप बैठोगे, शांत हो जाओगे थोड़ी देर, तो फिर अंदर से एक अपने आप आवाज आएगी, उस आवाज को सुनना पड़ेगा और फिर उसके आराम से आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यही गाइडिंग सोल है। आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, आप अपने शरीर के अंदर झांकिए। हम जब सो जाते हैं उसके बाद भी दिल धड़कता रहता है, पाचन क्रिया चालू रहती है, फेफड़े सांस लेते रहते हैं, पूरा शरीर 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन रहता है, पानी मेंटेन रहता है। रात के 1 बजे आंख खुल जाती है, अगर पानी कम होता है आप पानी पी लेते हैं, ब्लैडर भर जाता है तो आप टॉयलेट चले जाते हैं, सारी इंटेलिजेंस चालू है। इसी तरह से बाहर भी इंटेलिजेंस चालू है, सवेरे होती है, शाम होती है, ऋतुएं बदलती हैं, वनस्पतियों को, खेती को जितना एग्जैक्टली टेम्परेचर, जितना एग्जैक्टली आर्द्रता चाहिए वो सारी है। पानी इतना बढ़िया नदी बह रही है आपके सामने, कहां से आ रही है? पूरा एक इंटेलिजेंस सिस्टम बाहर भी है, पूरा एक इंटेलिजेंस अंदर भी है। तो इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम कहां है? जो अंदर की इंटेलिजेंस और बाहर की इंटेलिजेंस मिल नहीं रही है। तो वो जो प्रॉब्लम है दोनों के बीच में, वो ये मन है। इस मन को काबू में करना पड़ेगा, इसको अनुशासन में करना पड़ेगा, इसको चुपचाप बिठाना पड़ेगा। एक टांग से खड़े हो जाओ। जब तक आप ये नहीं करोगे और ये मन के घोड़े दौड़ाते रहोगे, तब तक कोई गाइडेंस मिलने वाली नहीं है। गाइडेंस कोई उसी तो देगा जो रुक के रास्ता पूछेगा, जी ये रास्ता कहाँ जाता है। जो अपने आप ही भागा जा रहा है तो उसको वो पूछेगा ही नहीं किसी से, वो तो उसे यही नहीं पता मैं किस रास्ते में भाग रहा हूं, वो भागा जा रहा है। तो गाइडेंस उसको दी जाती है जो मुड़ के, रुक के, विनम्रता से पूछता है कि मैं यहां जाना चाहता हूं, क्या ये रास्ता उधर जाता है, उसको गाइडेंस दी जाती है। तो गाइडेंस अवेलेबल है, गाइडेंस की कमी नहीं है। आप अवेलेबल नहीं हो, तो आपको अवेलेबल होना है। आज शाम को आप चाहें तो, आज शाम को आप जो जानना चाहो अंदर से उसका जवाब आ जाएगा। चाहत तो हो, मन तो हो जानने का। तो इन सबका सार ये है, अब आखिर के 2 मिनट, कि मैं ना भी जानना चाहूं तो कैसे मेरे अंदर ये प्रवृत्ति पैदा हो कि मुझे पता लगने लगे कि मेरे जीवन में क्या होना चाहिए और मुझे क्या काम करना चाहिए। तो उसके लिए कलाम साहब ने 3 बातें बताई, और वो 3 बातें कि एक तो पवित्रता बहुत जरूरी है, और तन की पवित्रता और मन की पवित्रता। तन की पवित्रता, स्नान करना है, साफ सफाई रखनी है, वो तन की पवित्रता बहुत जरूरी है। और मन की पवित्रता बहुत जरूरी है कि उसमें कोई बुरा विचार ना आए किसी का। तो जब तन की और मन की पवित्रता हो जाएगी, तो उसके बाद दूसरी इंटीग्रिटी बहुत जरूरी है। अब इंटीग्रिटी एक इंग्लिश का वर्ड है, अब यही मातृभाषा और पराई भाषा में अंतर आता है। इंटीग्रिटी आप बोलोगे, हाँ इंटीग्रिटी, आई नो व्हाट इज इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी समझ में नहीं आती है। तो कलाम साहब ने मुझे इंटीग्रिटी का मतलब समझाया। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी के 3 फेज होते हैं, 3 फेज होते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं और सिनुसाइडल वे में मूव करते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है। उसी तरह से हमारे भी 3 फेज हैं। तो आप एक बात महसूस करते हैं या सोचते हैं, दूसरी बात आप कहते हैं, और तीसरी बात आप करते हैं।
तो अगर आपके तीनों फेज आउट है, तो घर में गए शाम को, तो पत्नी ने पूछा आज का दिन कैसा रहा, तो दिन तो बड़ा खराब रहा। लेकिन फिर तो आप ये करें दिन बड़ा खराब रहा, बॉस ने बड़ी गाली दी और ये कहा नौकरी से निकाल दूंगा। लेकिन पत्नी से क्या कहेंगे, अच्छा रहा, दिन में क्या है, दिन तो रोज ही अच्छा रहता है, मैं तो घर से बाहर जाता हूं तो अच्छा ही रहता है दिन, बस घर में आने के बाद ही सारी प्रॉब्लम है। तो अब आप सोच पूछ रहे हैं, क्या कुछ और रहे हैं, और उसके थोड़ी देर बाद पत्नी से बोले आज खाने में क्या बनाया है, चलो बाहर चल के खाते हैं। अब आप कर कुछ और रहे हैं। तो जब आप तीनों तरह आपने अपने आप को तीन भागों में बांट दिया है कि एक तो सोचने वाला, एक कहने वाला और एक करने वाला, तो भगवान किसकी बात सुने, आप खुद तो सोचो, कौन आपको गाइडेंस देगा। नहीं तुम्हें कहाँ जाना है, नहीं मुझे पता नहीं कहाँ जाना है, तुम्हें कौन से रास्ते पे जाना है, नहीं मेरे को कोई आइडिया नहीं मुझे कौन से रास्ते पे जाना है, तो ठीक है खड़े रहो। तो हम सबकी स्थिति ऐसी है। तो आशीर्वाद से, मेरी माँ के, कलाम साहब की दी हुई शिक्षा से कम तन और मन की पवित्रता आ गई है थोड़ी सी। कभी कभी इंटीग्रिटी में भटक जाता हूं, अभी भी हिम्मत नहीं होती, तो कह नहीं पाते जो कहना चाह रहे हैं, वो अभी बाकी है, वो लेसन बाकी है। और जहां तक तीसरी चीज है वो ईश्वर में विश्वास, कि जो इतनी बड़ी दुनिया चला रहा है वो मेरे जैसे आदमी की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ही देगा। अगर नहीं कर रहा है तो उसके पीछे कोई कारण होगा। जो सेव में खाना चाह रहा हूं उसके अंदर कीड़ा होगा, जिस आदमी के मैं पीछे भाग रहा हूं वो दूर तो और मक्कार होगा, तो इसीलिए मेरा काम नहीं हो रहा होगा। तो जो मेरे लिए कल्याणकारी हो वो होगा, और जो मेरे कल्याणकारी ना हो वो ना होगा। तो ये तीसरा ईश्वर में विश्वास, तीनों चीजें अगर आपके अंदर आ जाएंगी तो आपको गाइडेंस मिलनी शुरू हो जाएगी। अपने गाइडेंस तो अवेलेबल है, आपको लेनी है खाली। तो 1 महीने पहले मैं अफ्रीका के अंदर विचरण कर रहा था, हमारे प्रधानमंत्री अफ्रीका गए थे, तो उससे पहले कुछ जो भगवान राम के आगे आगे वानर सेना भेजी जाती है, देख के आओ लंका कितनी बड़ी है, तो उस टीम में मैं भी गया था। तो वहां जब मैं कीनिया देश में गया तो उनके राष्ट्रपति जी से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जो गोवा है उसका जो प्रतिबिंब है अफ्रीका, दूसरी तरफ आप तो वेस्ट कोस्ट में हो, अफ्रीका का ईस्ट कोस्ट है, बीच में हिंद महासागर है। तो कीनिया का जो कोस्टल एरिया है वहां पे अगर भगवान कृष्ण खड़े होकर देखें तो सामने गोवा दिख जाएगा उनको, क्योंकि लाइन ऑफ साइट वही है। तो वहां पर उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ काजू की खेती हुआ करती थी मगर अब नहीं होती, तो हमें इसका निदान चाहिए। तो उस रात को भूषण भावे जी का मेरे पास मेल आया कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम बनना है, आप आओगे क्या। अब कलाम साहब का कोई प्रोग्राम बन रहा है तो मैं ना आऊंगा, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैंने यही लिखा, भाई साहब मैं तो ड्यूटी बाउंड हूँ, आप जब कहोगे मैं आ जाऊंगा। तो ट्यूबलाइट नहीं जली तब भी। कीनिया में एक मेरे पास मेल आई, सुबह कीनिया के राष्ट्रपति ने काजू की बात करी, मेरी ट्यूबलाइट नहीं जली तब तक भी। तो गोवा से कोई आया है तो मैं आऊंगा। उसके बाद मैं वापिस आ गया। फिर ये तय हुआ कि हिंदुस्तान में दाल की बड़ी कमी है, तो मोजाम्बिक के अंदर दाल उगाई जाएंगी। तो मैं मोजाम्बिक भी गया था, तो वहां भी पुर्तगाली लोग जो है उसका सत्यानाश करके गए हुए थे उस देश का। तो वहां मुझे पहली बार जो है, जब मैं मोजाम्बिक गया और वहां घोड़े में बैठे हुए लोगों के फोटो वगैरह दिखे, तो मुझे सबसे पहले गोवा किया। तो अब धीरे धीरे बिल्टअप होना शुरू हो गया। तो फिर ये तय हुआ कि मोजाम्बिक में भारत की मार्केट के लिए अरहर की दाल उगाई जाएगी। तब पेपर में आया, तब मेरे दिमाग में ट्यूबलाइट जली कि जब वहां दाल उगाई जा सकती है तो काजू उगाने के लिए गोवा वाले जाके उनकी मदद क्यों नहीं कर सकते। और आज जब मैं यहाँ पर आया तो अब स्टोरी कंप्लीट हुई। अब इसके बाद अगर हम इस पे आगे ना बढ़ें, अगर हम गोवा को अफ्रीका में जाके ये ना बताएं कि विश्व के अंदर अगर सबसे अच्छे काजू उगाने किसी को आते हैं, प्रोसेस करने आते हैं,
तो वो गोवा को आते हैं तो हम नालायक हैं। तो हमें गाइडेंस लेनी नहीं आती, और अगर गाइडेंस लेनी आती है तो ये गाइडेंस है, और इस पे आगे काम करना हमारा कर्तव्य है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर इस 15 मिनट में आपको कलाम साहब कहीं महसूस हुए अपने दिल के पास तो आप हाथ उठाइए, उनको बड़ी खुशी हुई। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस।